नमस्कार साथियों, पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है मित्रों कि आप सभी जहां पर भी हैं बिल्कुल सकुशल होंगे और आप अपने प्रयासों को और भी जो है उम्दा करने में लगे होंगे। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लगातार जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो व्याकरण है आपकी, उसके एक एक बिंदु करके हम जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने की हर एक मंजिल को हम जो है हर एक सीढ़ी, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हर एक सीढ़ी का निर्माण करते जा रहे हैं। हम यहां पर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसी तरह से आप भी अपने कार्य में लगे हुए होंगे और लगातार प्रयास कर रहे होंगे कि किस प्रकार से मुझे मेरी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अपने आप को प्रवीण बनाना है। तो विद्यार्थियों, हमने अंतिम कक्षा में उपसर्ग बिंदु जो है संधि के पश्चात इसकी शुरुआत की और कल हमने एक आधारभूत जो है बातें उपसर्ग को लेकर की कि उपसर्ग किस तरीके से कार्य करता है और उपसर्ग का अपना कार्य किस तरीके का होता है, ये किस प्रकार से शब्द रचना में, शब्द निर्माण में कार्य करता है और किस तरीके से एक मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। सर्वप्रथम हमने उपसर्ग और सर्ग उप का मतलब को समझा, उप के अर्थ को समझा, सर्ग के अर्थ को समझते हुए किस तरीके से ये कार्य करता है और मूल शब्दों के आगे लगकर किस तरह से विकार उत्पन्न करके एक नए शब्द का निर्माण करता है। तत्पश्चात हमने ये भी बात की कि किस तरीके से ये मूल मतलब कि जो उपसर्ग की जो विधि है, उस उपसर्ग विधि अनुसार जो मूल शब्द के सापेक्ष में किस तरह से तीन अर्थ निकालता है, जिसमें पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और नए शब्द का निर्माण है। तत्पश्चात जो इस उपसर्ग के दौरान किस तरीके से जो है शब्दों के निर्माण होते हैं, तीन प्रकार वो भी देखे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास को लेकर बात की हमने कि किस तरीके से एक शब्द का निर्माण होता है, किस तरह से यौगिक शब्द जो है मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में हमने बात की कि उपसर्ग जो है वो कितने टाइप्स में हमें पढ़ना है। सर्वप्रथम हमने बात की थी संस्कृत के उपसर्गों को लेकर, फिर हमने बात की थी हिंदी के उपसर्गों को लेकर और फिर हमने बात की कुछ अन्य, कह सकते हैं कि उर्दू या अरबी के जो ऐसे उपसर्ग हैं जो हमारी हिंदी में भी इस तरह से समाहित है और हर बार हमें ऐसे उपसर्गों का प्रतियोगी परीक्षाओं में सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कल की जो अंतिम कक्षा थी हमारी उपसर्ग को लेकर, उसमें हमने संस्कृत के 22 उपसर्गों का अध्ययन किया। उन 22 उपसर्गों को हमने लगातार निश्चित क्रम में लिखते हुए उनके अर्थों को भी यहाँ पर समझने का प्रयास किया। आप भी उन 22 उपसर्गों से अपनी पहचान बढ़ाएं और अधिकतम जब भी उपसर्ग को निकालना हो या मूल शब्द या उपसर्ग को अलग करना हो, अगर आप भली भांति उन 22 उपसर्गों से परिचित है जो संस्कृत के द्वारा मिले हुए हैं, तो आप जो है यहां पर बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से उपसर्ग में और मूल शब्द में भेद कर पाएंगे। यह कक्षा हमारी अंतिम रही। आज हम चल रहे हैं उन संस्कृत के 22 उपसर्गों के कुछ टाइप्स को लेकर। यहां से आज 8 से 10 टाइप्स हैं और उनसे मिलने वाले ऐसे शब्द जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके मूल शब्द को कैसे निकालना है और किस तरह से शब्द के अर्थ तक पहुंचना है और यहां पर वो जो शब्द बना है वो किस उपसर्ग से बना है, अर्थात प्रत्येक उपसर्ग से बनने वाले ऐसे शब्द जो वाकई में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उन शब्दों का अध्ययन आज की कक्षा के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं और बात करते हैं जो भी संस्कृत के कल जो उपसर्ग से तो मैंने आपको बताए थे, अति है, उत है, उप है, जो अभी है, अव है, आव है, इस तरह से हमने काफी जो है 22 प्रकार के उपसर्गों को कंटिन्यूसली पढ़ा। नी, निस, दुस, प्र, प्रति, परा, वी, सु, सम, इस तरीके से हमने काफी उपसर्गों को पढ़ते हुए उनके अर्थों तक जानकारी लेना चाहा। आज हम एक एक उपसर्ग को लेंगे और उपसर्ग लेने के पश्चात जो है उनके द्वारा बने हुए शब्दों को यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। लीजिए एक एक करके उपसर्ग को लेते हैं और उनके द्वारा बने हुए शब्दों का भी अध्ययन यहां पर करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पर सर्वप्रथम जो संस्कृत के उपसर्ग है उनको लेकर। मैं बता दूं आपको पुनः कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों को लेकर हम बात कर रहे हैं यहां पर, जिसमें पहला उपसर्ग है आपका अति। क्या है? अति। तो सर्वप्रथम ध्यान रखिए कि जब भी आपके सामने जो उपसर्ग आएगा उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। कई बार यहां से भी मैंने आपको कई बार कहा है कि जहां से शीर्षक उठता है
वहां से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो शब्दों के अर्थ, क्योंकि ये भाषा है और भाषा में आपको शब्दों के अर्थ की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखिए, अति का मतलब है अधिक भी हो सकता है, ऊपर और उस पार। ये इस उपसर्ग का अर्थ है विद्यार्थियों, ये इस उपसर्ग के अर्थ है। इस उपसर्गों की जानकारी, इनके अर्थ की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिर इनसे बने हुए शब्द है अत्यंत, अति धन अंत, अत्यंत। ओके, फिर है अत्यल्प, अति अल्प मतलब कि बहुत ही कम, ठीक है ना, बहुत ही कम या अधिक कम, अधिक कम कह सकते हैं उसे। अतियुक्ति, अति धन उक्ति। तो ये ध्यान रखें कि इससे जो अति शब्द से मिलने वाले शब्द जो है वो कौन से होंगे और मूल शब्द को निकालना। जैसे कि अतिकाल, ये शब्द आया आपके सामने अतिकाल, यहां पर एक शब्द है अतिकाल, देखिए अतिकाल। अब अतिकाल शब्द का अर्थ रहेगा उचित समय से अधिक, उचित समय से अधिक विलंब। अब यहां पर अति धन काल, यहां पर अति जो है आपके उपसर्ग है और काल जो है वो समय को लेकर, अति का मतलब अधिक और काल का मतलब समय। अर्थात यहां पर निकलकर इस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो ये है कि उचित समय से अधिक जब विलंब हो जाए तो उसके लिए कहेंगे अतिकाल हो गया। मतलब कि मैंने काफी देर से आपका इंतजार किया, लेकिन वाकई में एक जिस क्राइटेरिया में मुझे उसका इंतजार करना चाहिए उससे अधिक समय हो चुका है, उसे अपन कहेंगे अतिकाल, ठीक है ना। तो उचित समय से अधिक विलंब मतलब कि वाकई में एक उचित मात्रा में जो विलंब होना चाहिए उससे अधिक जब हो जाता है तो उसके लिए शब्द निकलता है अतिकाल, और ये अति उपसर्ग से बना हुआ। अतिसार, अतिक्रमण मतलब कि जो क्राइटेरिया से अधिक जो सीमा रेखा होती है उससे अधिक जो है आप जब किसी पर बिना वजह से, बिना कोई आपकी जो कह सकते हैं कि आपका कोई इस पर कोई हक नहीं है और उस पर आप जब अपना हक जताने लगते हैं तो उसे अपन अतिक्रमण के नाम से पुकारते हैं। अतिशय, अधिक। अतिभोग, अतिवृष्टि, जब अधिक बारिश हो जाती है उसके लिए वर्ड करते हैं अतिवृष्टि। फिर है अतिरेक और अतीत मतलब कि बीता हुआ। इस तरीके से ये कुछ मूल शब्द हैं जो यहां पर निकल कर आपके सामने आते हैं। एक और शब्द मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा कि जैसे है अतिरंजना, एक शब्द है अतिरंजना, अतिरंजना। अब यहां पर भी देखिए अति जो है क्या है, उपसर्ग है, और रंजना जो है ये एक मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। और इस शब्द का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताना, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताना। हम कह सकते हैं अतिशयोक्ति, हम कह सकते हैं अतिशयोक्ति एक अपने आप में एक अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब किसी बात को वाकई में क्राइटेरिया से उछल कर मतलब कि कुछ अधिक ही बता देना। भूषण की कविताएं आपने पढ़ी होगी तो भूषण किस तरीके से अतिशयोक्ति मतलब कि बात को वाकई में बहुत ही उठाकर कर देता है जिसका कोई वाकई में जो आम जीवन है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बात कर लेना या कह सकते हैं कि अत्यधिक महत्वपूर्ण बता देना, उसे अपन अतिरंजना कहेंगे। अतिरंजित करना मतलब बहुत ज्यादा ही उसको जो कि इतना कुछ होता भी नहीं है। तो इस तरह से ये हमने बात की यहां पर अतिरंजना की, तो एक अतिरंजना शब्द जो निकलकर यहां पर आता है इस उपसर्ग में, अतिरंजना। इस तरीके से ये आपका पहला उपसर्ग जो था, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण शब्द ये थे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, अधि। अब शब्द है आपके सामने एक अधि। अधि का मतलब होगा ऊपर, प्रधान, अंतर्गत या मुख्य। ध्यान रखें कि अधि जो उपसर्ग है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधि का जो अर्थ है वो क्या है, वो आपके सामने ऑप्शन में होगा, इनमें से कोई नहीं हो, सिर्फ एक होगा, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर, प्रधान, अंतर्गत और मुख्य। क्लियर है। फिर है इससे बनने वाले शब्द अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, अध्यादेश, पॉलिटिकल साइंस का एक शब्द है अध्यादेश, अधिधन आदेश, अध्यादेश, अध्यापक, अध्ययन, अधिकांश, अधिगत, अधिग्रहण करना, अधिनायक, विशेष नायक, ठीक है ना, एक मुख्य नायक जो होगा वो, अधिनियम, एक प्रधान नियम। अधिनियम मीन्स क्या होगा, प्रधान नियम, जो सबसे अत्यधिक जो है सबसे आगे का नियम, श्रेष्ठ नियम जिसे कह सकते हैं,
अधिशासी अधिकारी होते हैं, अधिकार, अधीन, इस तरीके से ये शब्द जो है निकलकर सामने आते हैं अधि उपसर्ग से, जो वाकई में आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन रखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मूल शब्द निकल रहा है और कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि एक वर्ड निकलता है यहां पर एक शब्द और निकलता है, जैसे कि मैं अभी से बात करता हूं, अधितय का एक वर्ड है यहां पर, अधितय का, यहां पर शब्द देखो अधितय का। अब अधितय का में देखिए दो वर्ड है, अधि और तय का। अब यहां पर अधि से तात्पर्य है ऊपर, और एक वर्ड है तय का मतलब होता है समतल। ओके, अब यहां पर शब्द निकल कर आ रहा है, इसका अर्थ कि ऊपर, या कह सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, समतल भूमि, जिसे हम क्या कहेंगे, अधितय का। क्या कहेंगे, अधितय का। उसी तरीके से एक वर्ड और आता है यहां पर कि एक वर्ड और अपन बात, तो अधिरोहण, एक शब्द आता है अधिरोहण, जो अधि उपसर्ग से मिलकर बना है, अधिरोहण। अब अधिरोहण में देखिए अधि, ये जो शब्द बना है अधिधन आरोहण से बना है। किससे बना है, अधिधन आरोहण करना, आरोहण से बना है। अब अधि का मतलब तो ऊपर, और आरोहण का मतलब हो गया चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ने की क्रिया। ऊपर चढ़ाई चढ़ने की क्रिया, उसे अपन क्या कहेंगे, अधिरोहण करना। क्या करना, अधिरोहण करना, मतलब कि आरोहण करना, चढ़ाई चढ़ने की जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, अधिरोहण कहेंगे। तो इस तरीके से ये अधि से मिलकर ऐसे विशेष शब्द हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। आपने इस तरीके से मूल शब्द और उपसर्ग को अर्थ है, या फिर इसका अर्थ हो तो इसका अर्थ भी इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये अधि उपसर्ग, यहां पर उपसर्ग अति क्लियर है और उपसर्ग दो अधि क्लियर है। अब आपके सामने अनु, उपसर्ग नंबर 3 अनु। अब इस अनु का जो शाब्दिक अर्थ है अनु उपसर्ग का, वो ये है पीछे, या सादृश्य, या समान। अनु का मतलब पीछे, जैसे एक शब्द होता है अनुज। क्या होता है, अनुज, एक शब्द आया आपके सामने अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई। सीधी सी बात, आप सभी को जानकारी होगी इसकी, छोटा भाई। हम खासतौर से छोटे भाई के लिए शब्द के मेरा अनुज है ये, ठीक है ना। तो अनु और ज मतलब कि उत्पन्न, और अनु मतलब कि पीछे, जो मेरे पीछे जन्मा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनु। तो यहां पर ये अनु उपसर्ग से मिलकर ये बना हुआ शब्द है। और यहां पर देखिए कुछ और शब्द, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोजना, अनुधनएषण, खोज करना, ठीक है ना। अनुकंपा, अनुकंपित जो होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो किसी सरकार की जो है मेहरबानी से, उनकी अनुकंपा से जो है कोई जॉब पर लग जाता है, ठीक है ना, ऐसा कोई इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हो जाता है तो अनुकंपित, ठीक है ना। फिर है अनुकरण करना। अनुकरण करना मतलब किसी को, किसी का किसी की नकल करना भी कह सकते हैं, जो आपको किसी तरह से कोई कार्य कर रहा है उसको देखकर अनुकरण करना, अनुकरण ही है। मतलब किसके, कोई कितना आदर्शवादी होता है कि उसकी वाकई में जो उसकी जो हैबिट होती है, जो आदतें होती है, उसे में अनुकरण करना हमारे लिए बेहद अच्छा रह जाता है, हमारे व्यक्तित्व के लिए, जो हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाता है, उसे अपन कह सकते हैं अनुकरणीय। अनुकूल मतलब जैसा कूल है, जैसा वातावरण उसी प्रकार से अपने आप को ढाल देना। अनुकूल, अनुक्रम, पीछे के क्रम के अनुसार, ठीक है ना। अनुगमन, अनुच्छेद, अनुदान, विशेषदान, अनुनाद यानी आवाज, अनुप्रास एक अलंकार भी है, ठीक है ना, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति। फिर अनुभव, अनुयायी। अब यहां पे शब्द ये अनुयायी ना होकर अनुयायी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, अनुयायी, ये गलत प्रिंट हो गया यहां पर।
अनुयायी। अब देखिए यहां पर अनुयायी का मीन्स ये होता है कि अनु का मतलब होगा पीछे। देखिए यहां पर अनु का मतलब पीछे, इसको आगे के बोर्ड पर ही ले लेते हैं। यहां पर एक फर्स्ट शब्द आया है आपके सामने, अनुयायी। ये अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, अनुयायी। अब देखिए अनु का शाब्दिक अर्थ होगा पीछे, और याई का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अनुयायी का मतलब होगा अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला। अनुसरण करने वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अनुयायी मतलब जैसे कि जैन धर्म के अनुयायी है ये, मतलब कि जैन धर्म के मतानुसार जो है ये चलते हैं, तो पीछे चलने वाला अनुयायी। इस तरीके से ये वर्ड है जो अनु उपसर्ग से मिलकर शब्द बना है, और अनुयायी का मतलब होता है पीछे चलने वाला, ठीक है मित्रों। अब देखिए अन्वेषण, अनुकंपा, अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुगमन, अनुच्छेद, अनुदान, अनुनाद, अनुप्रास, अनुभव, अनुयायी, अनुवाद करना, अनुशंसा, अनुशीलन। अब देखिए यहां पर शब्द आया है अनुशीलन। अब नेक्स्ट शब्द है यहां पर एक अनुशीलन, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, अनुशीलन। अनुशीलन, अनुशीलन का तात्पर्य होता है सतत, मतलब कि कंटिन्यूसली, लगातार, या कह सकते हैं कि गंभीर अध्ययन। अनुशीलन करना मतलब कि गंभीर अध्ययन करना, ठीक है ना। किसी भी चीज का अनुशीलन करना, उसको सतत लगातार उसके बारे में देखना, पढ़ना, समझना उस चीज को, वो कहलाता है अनुशीलन, ठीक है। तो ये अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द और मूल शब्द इसमें शीलन है। इस शीलन शब्द के आगे लगकर ये नए शब्द का निर्माण यहां पर जो है मित्रों कर रहा है। क्लियर है, ये अनु से बने हुए शब्द है यहां पर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कुछ विशेष तीनों ही उपसर्ग हैं, और इनसे मिलकर बनने वाले शब्द जो हैं वो वाकई में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनके अर्थ को देखें और इनसे मिलने वाले मिलकर बने हुए शब्दों को भी जांच लें। देख लें एक बार, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए तीन यहां पर हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कुछ 4 नंबर के इस उपसर्ग क्यों आते हैं, इसका जो उपसर्ग है अपि, और इसका शाब्दिक अर्थ है भी, और निकट। ओके, अपि, भी और निकट, ये इसके मुख्य इसका शाब्दिक अर्थ है अपि का। इससे बनने वाले शब्द है अपिधान, अपिधि, अपितु, अपिहित आदि। ये जो शब्द है अपि से बने हुए शब्द, आपको शब्द रचना में काफी कम शब्दों का सामना करना होता है। यहां पर कुछ विशेष ऐसे ही शब्द मैंने ले रखे हैं मैंने, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए। अपिदान, अपिधि, अपितु और अपिहित। अब देखो एक वर्ड है यहां पर अपिहित। अपिहित का मतलब जो है अर्थ होता है अपिदन हित, ढका हुआ। क्या होगा? ढका हुआ, अर्थात आवृत, ठीक है ना। ढका हुआ शब्द इसको कह सकते हैं। इस तरह से ये अपी से मिलकर बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है आपके सामने 5 नंबर उपसर्ग अभी। अभी शब्द से बने हुए शब्द बहुत हम हमारे जो है शब्द रचना में, हमारे शब्दकोश में देख सकते हैं। जो लगातार हम जितने भी अध्ययन करते हैं उसमें अभी उपसर्ग से बने हुए शब्दों का काफी सामना करना पड़ता है। देखिए इस तरह से सबसे सर्वप्रमुख है कि अभी शब्द का अर्थ क्या है? पास, इच्छा, चारों ओर, अनुचित, ये सारे शब्द हैं जो अभी का अर्थ है। फिर है अभ्यास, अभ्यर्थी, अभ्यागत। अभी देखिए शब्द ये अभ्यागत बहुत अच्छा शब्द है यहां पर, अभ्यागत। तो इस अभ्यागत में देखिए यहां पर शब्द है आपका अभ्यागत।
अब ये शब्द जो है देखो यहां पर दो उपसर्ग है, अभी धन आ धन गत, अभी धन आ धन गत और सब बन गया अभ्यागत। इसका शब्द, इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा है, ये है गत, मूल शब्द है यहां पर। और इसका जो शब्द अर्थ निकल कर आता है वो होता है सामने आया हुआ, सामने आया हुआ। या कह सकते हैं कि मेहमान, ठीक है ना। इस तरीके से ये अभिधन आगत, अभिधन आधन गत, इन शब्दों से मिलकर, उपसर्गों से मिलकर ये शब्द बनता है, इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलता है, ठीक है। अब देखिए अभ्युदय, अभिधन उदय, अभियंतर, अभिकर्ता, अभिकर्ता जो एजेंट होता है उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं अभिकर्ता, अभिजात, अभिज्ञान, यहां पर बहुत अच्छा शब्द है एक और अभिज्ञान। देखिए अभिज्ञान शब्द को देखने का प्रयास करता है, यहां पर शब्द है अभिज्ञान। अभिज्ञान कोचिंग सेंटर्स के नेम भी आपने देखे होंगे कई बार स्कूल्स के नेम भी होते हैं अभिज्ञान, ठीक है ना। तो अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है अभिधन ज्ञान, सबसे पहले तो ये है, और इसका शाब्दिक अर्थ होगा पहचान या स्मरण, या कह सकते हैं कि ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि से संबंधित। यह वर्ड भी बहुत ही अच्छा है, अभी शब्द से बना हुआ है, ध्यान रखें। फिर देखिए अभिज्ञान, अभिनंदन, अभिनंदन करना, स्वागत के लिए अपन कहते हैं हम आपका अभिनंदन करते हैं, ठीक है ना, खास तौर से। अभिनव, बिल्कुल नया, विशेष नया, ठीक है ना, चारों ओर। अभिपुष्ट, अभिप्राय, किसका कोई अभिप्राय जिसका अपन अर्थ निकालना चाहते हैं कि इसके मतलब क्या है, तो अभिप्राय वर्ड यूज होता है इसके लिए। अभिभावक, पेरेंट्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। अभिमन्यु, अभिमान, अभियंता, अभियुक्त, अभिरक्षक, विशेष रक्षक। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर, अच्छा लगने वाला, सुंदर या अच्छा लगने वाला। अभिवादन करना, अभिशाप, अभिषेक, अभिषेक होता है किसका, अभीष्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द जो है वो यहां पर निकल कर आते हैं, और हम बात करते हैं अभी से बने हुए शब्दों की। फिर चलते हैं नेक्स्ट अब 6 नंबर उपसर्ग पर, और बात करते हैं अब उपसर्ग की। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अब उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए अब मीन्स बुरा, कमी, निश्चय, हीन, निषेध, अनादर, बुराई आदि, ये इसके शाब्दिक अर्थ निकलकर सामने आते हैं। फिर इनसे बने हुए शब्द देखिए, अवकाश, अवगत, अवगुण, अवचेतन, अवज्ञा, अवतार, अवदान वापस आ गया शायद, अवदान, अवधारणा, ठीक है ना, जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी विचारधारा होती है, उसके अपन विचारधारा को अवधारणा के रूप में भी जान सकते हैं। अवधि, समय, अवनति, अवमानना, एक तो होती है अवधि, एक होती है अवधि, एक ये यहां पर एक तो ये अवधि होगी, अवधि का मतलब हो जाता है समय से, ध्यान रखें, और एक हो जाती है अवधि ये, तो इस अवधि का मतलब होता है भाषा, इस बात का ध्यान रखें। बड़ी ई की मात्रा है तो वो भाषा से संबंधित है, और छोटी ई की मात्रा है तो वो समय से संबंधित है, ठीक है। अवनति, अवमानना, अवरोध, अवलेह, बहुत ही अच्छा ये शब्द है। यहां पर देखिए, यहां पर एक शब्द है अवलेह, जो अवसक से बना है, अवलेह। अवलेह का मतलब होता है चटनी, क्या होती है, चटनी, या कह सकते हैं कि चटनी जिसे चाट कर लिया जाए, चाट कर दवा जो ली जाती है, दवा जो ली जाती है उसे कहेंगे हम अवलेह। आयुर्वेदिक जो औषधियां होती है उसे हम अवलेह कहते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों को कूट कर उसकी चूर्ण बनाई जाती है, उसको चाट कर लोग लेते हैं, तो वो उसके लिए वर्ड होता है ये अवलेह। बहुत ही उम्दा वर्ड है यहां पर ये। फिर देखिए अवलेह, अवलोकन करना, किसी को देखना, ठीक है ना, ऑब्जर्विंग करना। अवशेष,
अवशेष मतलब कि बहुत ही जो शेष बचे, क्या बचा पीछे, अवसर, अवस्था, अवसाद एक बीमारी है, अवसान, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शब्द होते हैं। और एक शब्द होता है अवग्रह, यहां पर एक शब्द है अवग्रह। तो अवग्रह आपको बताओ, जब मुख्य रूप से हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें अ या आ का, अ या आ जो शब्द होते हैं जिनका जब लुप्त होता है तो उसके लिए अपने एक निशान का उपयोग करता है इस तरह से। ये लुप्त का निशान है, मुख्य रूप से संधि में होता है ये, तो उसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह। और खास तौर से इसका जो शाब्दिक अर्थ रहता है वो रहता है बाधा या अवरोध। मैं आपको खास तौर से ये कहना चाहता हूं कि अवग्रह चिन्ह होता है इस तरीके का, ये वाला चिन्ह अवग्रह, जिसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से ये संधि विच्छेद में क्या होता है कि जब किसी जो है लोप हो जाता है, किसी शब्द लुप्त होता है, जैसे अ हो या आ हो, तो ऐसे में ये कंडीशन में ये चिन्ह बनता है, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ठीक है। और मुख्य रूप से इसका शब्द का अर्थ होता है, वो होता है बाधा या अवरोध। ठीक है। तो इस तरीके से ये अव से संबंधित जो है, इन तीनों अपि, अभि और अव से संबंधित कुछ विशेष इनके शाब्दिक अर्थ और इनसे बने हुए शब्द जो आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन शब्दों को देखें, पढ़े और उनके मूल शब्दों की ओर ध्यान देकर इन शब्दों को अपने जहन में उतारें। ये हैं आपके सामने उपसर्ग से बने हुए शब्द। फिर चलते हैं नेक्स्ट मित्रों। अब है आपके सामने अप, छह हो चुके हैं, अब ये सातवां उपसर्ग यहां पर अप। अप का मतलब निरादर। जैसे एक शब्द बनता है अपमान, क्या बनता है? अपमान। अर्थात मान का निरादर करना, अपमान करना। ठीक है ना। निषेध या बुराई, ये इसके शब्द निकलकर सामने आते हैं, इसके शब्द अर्थ है ये, इनको पढ़ा हमने। तो इससे जो बनने वाले शब्द है वो है अपसर्ग, अपकीर्ति, अपगति, अपचार, अपराध, अपमान, अपराध, अपव्यय, उपेक्षा। अपव्यय का मतलब क्या होता है आपको बताइए? अत्यधिक या अनावश्यक खर्च करना। अत्यधिक या अनावश्यक खर्च करना हम किसे कहेंगे? अपव्यय को कहेंगे। अपेक्षा करना, किसी से कोई प्रकार की आशा करना, तो ये जो शब्द है अपकर्ष करना, अपकीर्ति, ठीक है ना। तो ये जो शब्द है वो अप उपसर्ग से बने हुए हैं और वाकई में एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये आपके लिए उपलब्ध है। यहां पर देखें, इन्हें पढ़ें। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग आठ आ। आ का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण, अपनी ओर, सीमा तक आदि। ठीक है। तो यहां पर देखिए आकंठ, कंठ तक, आकर्षण, अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण मतलब कि अपनी ओर खींचना उसको। ठीक है। आकाश, आकांक्षा, इच्छा, आक्रमण, प्रहार, आगत, आगमन, आजन्म, आजीवन, आदान, आदेश, आनंद, आभार, आभूषण, आमरण, आमुख, ये सब जो है आराधना करना, ईश्वर की आरोहण करना, चढ़ाई करना किसी पर, आवेग, आसन, आसन, आसन मतलब कि पास, ये वर्ड जो है आसन होता है, क्या होता है? आसन। आसन, पास या निकट। कई बार वर्ड बनता है ना मरणासन, ठीक है ना, जो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक हो, मरणासन, तो ये वो आसन है, पास, निकट। इस तरीके से ये शब्द निकलकर सामने आते हैं। और इससे बना हुआ एक, जैसे कि अपन देख सकते हैं कि आकंठ है, आकर्षण है, आकाशान, ये शब्द जो है आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाले हैं। एक शब्द होता है आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। आबाल वृद्ध का मतलब होता है कि बालक से लेकर, बालक से लेकर
वृद्ध तक सभी। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखें। आबाल वृद्ध, कई प्रतियोगिताओं में पूछा भी गया ये, बालक से लेकर वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध। इसमें उपसर्ग है और बाल वृद्ध जो है यहां पर मूल शब्द है, इसके साथ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम विद्यार्थियों, 9 नंबर उपसर्ग उत और उद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उच्चता। ये जो शब्द है ये इसके शाब्दिक अर्थ है। और इससे बनने वाले शब्द है उद्गम, उद्यम, उद्धत, उन्माद, उन्माद। ठीक है ना, उन्माद भी अपने आप में एक जो है कह सकते हैं कि विकार होता है, एक मानसिक। उद्देश्य, उज्जवल, उद्दंज्वल, उद्दन लंघन, उद्दचारण, उन्मेष, उन्मेष, उन्मेष होना, प्रकाश होना। क्या होना? प्रकाश, उन्मेष, प्रकाश। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, प्रकाश। उद्बोधन, उद्बोधित करना, उद्बोधन देना, उद्भारण करना, प्रारंभ करना, उच्चदन ले, उन्नयन, उन्नत, उन्नाव। ये सारे वर्ड जो है उत या उद उपसर्ग से मिलकर बने हैं और आपके लिए ये वाकई में महत्वपूर्ण हो सकता है। इनको पढ़े और अपनी भाषा की मजबूती भी करें और साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि आज की ये कक्षा आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें मैंने वही शब्द जो है, जो भी आपके उपसर्ग से इसमें संबंधित जो उपसर्ग है, यहाँ पर जितने भी उपसर्ग मैं आपको इस कक्षा के माध्यम से करवा पा रहा हूं, उनसे संबंधित जो भी मुख्य शब्द हैं उन शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उनमें आप जो है मूल शब्द और उपसर्ग में भेद कर पा रहे होंगे और कुछ शब्दों के अर्थों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आपको जिस तरीके से इन शब्दों की प्रकृति को समझा रहा हूं, आप भी उसी तरह से ऐसे शब्दों को ढूंढे और उनके अर्थ तक, उनके उपसर्ग और मूल शब्द तक पहुंचने का प्रयास करें। लीजिए नेक्स्ट। अब है उप। उप का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, आरंभ, सहायक या समीपता। जैसे एक शब्द होता है उप निरीक्षक, उप जिजादेश, ठीक है ना, इस तरह से बढ़ा तो वो उप का मतलब क्या होता है? सहायक होता है। उप निरीक्षक है, उप कलेक्टर है, ठीक है ना। इस तरह से अपन कई वर्ड जो है वो सामने आते हैं और इनका वाकई में अर्थ जो है वो ये निकलता है। उपकार, उपकुल, उपक्रम, उपचार, उपजीविका, उपजीवी, उपतय का। मैंने आपको बताया ना, उपतय का मतलब कि नीचे की जमीन पर जो समतल भूमि होती है उसे अपन क्या कहेंगे? उपतय का। एक था अधितय का, जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है, ठीक है ना। उपग्रह, उपदेश, उपनगर, उपन्यास, उपनिवेश, उपनिषद, उपवेद, उपभोक्ता, जो पैसे देकर सामान का भोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपमान, उपमान का मतलब जो अप्रस्तुत है। मैंने आपको बताया था उपमेय, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान, एक होता है उपमान। उपमेय का मतलब यहां पर प्रस्तुत से होता है, आपके सामने जो प्रस्तुत है, जो हाजिर है, उसे हम उपमेय कहेंगे। और एक होता है उपमेय जो आपके सामने, उपमान जो अप्रस्तुत है, जिसके साथ आप जो है किसी भी प्रकार की जो तुलना करते हैं, जो आपके पास में है उसको किसी दूसरे के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करना, वो कहलाता है उपमान। और जो उपमेय होता है वो जो प्रस्तुत है आपके साथ, आपके पास में जो है वो उपमेय कहलाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में फर्क है। यहां पर हमने बात की थी जब भी क्रिया वगैरह अपन ने पढ़ा था, उसमें इस सारी चीजें अपने देखी थी। उपासना, उपांग। अब एक शब्द है देखो, उपयोग, उपलक्ष्य, उपलब्धि, उपवन, बगीचा, उपवास करना, उपसर्ग, जैसा कि अपन पढ़ ही रहे हैं, उपहार। और एक शब्द यहां पर उपांग, शब्द देखो उपांग। उपांग का मतलब होता है मुख्य शरीर के साथ, मुख्य शरीर के साथ अतिरिक्त अंग, अतिरिक्त अंग। मुख्य शरीर के साथ जो अतिरिक्त अंग होता है उसे अपन कहते हैं उपांग। क्या कहते हैं? उपांग या भाग, ठीक है ना।
तो इस तरह से उपधन अंग जो अतिरिक्त अंग है उसे अपन कहेंगे उपांग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि विकास स्वरूप जो है 5 उंगली की किसी की 6 उंगलियां हो जाती है। ठीक है ना, पैरों के जो है उंगलियां कुछ बढ़ जाती है, या कोई ऐसा कोई विशेष जो वाकई में जो सामान्य रूप से जो शरीर होता है उससे रिलेटेड कोई अदर ऐसा भाग जो है निकल आता है उसे अपन कहेंगे उपांग। ठीक है ना, उपासना, उपासना करना ईश्वर की। ठीक है ना, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि। ठीक है ना, इस तरीके से ये उप से बने हुए यहां पर शब्द है मित्रों, और जो आपको यहां पर उप शब्द अर्थ के साथ इससे बने हुए शब्द जो है यहां पर बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। फिर देखें दूर, दूर का शब्द अर्थ होता है बुरा, कठिन या विपरीत। बुरा, कठिन या विपरीत। अब देखिए दूर भी संधि, दूर अवस्था, दुराग्रह, इससे दूर शब्द से दूर उपसर्ग से मूल शब्द के साथ में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको देखकर बात कर रहे हैं। दुराग्रह, दूर धनाग्रह, दूर धन अवस्था, दूर अभिसंधि, दुराचरण, दूर धन आचार, दूर दुराचारी, दुरात्मा, दूर आत्मा, दूर घटना, दूर गम, दूर धन गम, दूर धन जन, जो बुरे जन है, दूर दशा, दूर योधन, दुर्बुद्धि, दुराशा, दुर्लभ। दुर्लभ को अपन यहां पे दुला भी कहते हैं, ध्यान रखें। दुर्लभ जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ किसे कहते हैं? जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, अर्थात दूल्हा। किसे कहते हैं? दूल्हे को। क्योंकि दूल्हा ऐसा होता है कि हर पिता अपनी बेटी के लिए जब दूल्हा ढूंढता है तो वो सबसे दुर्लभ होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, इसलिए इसको कहते हैं वर। दूल्हे को क्या कहते हैं? कई बार वर भी कहते हैं, और वर का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। जब कोई पिता अपनी बेटी के लिए वर तलाशता है तो वो उसकी तलाश ऐसी होती है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ हो, अच्छे से अच्छा वर ढूंढने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम कहते हैं उसे दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दूल्हा, वर, श्रेष्ठ। ठीक है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसे। दूर व्यवहार आदि। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दूर जो है वो शब्द है, और इसको देख लिया आप यहां पर। फिर है दुष, ये यहां पर अपने बात की 7, 8 और ये 9 है। इससे पहले कितने नंबर थे अपने? 7, 8, 9। 9 को देखा था हमने, 10, 11 और ये 12। अब है दुष, कठिन, बुरा या विपरीत। इसका शाब्दिक अर्थ है कठिन, बुरा और विपरीत। इससे मिलकर बने हुए शब्द जो है दुष्चक्र, बुरा चक्र, दुश्चिंता, जो वाकई में बहुत चिंता होती है, दुश्चिंता हो जाती है, बुरी चिंता हो जाती है, खुद के लिए घातक बन जाती है। ठीक है ना, दुष्चरित्र, बुरा चरित्र, दुशासन मतलब कि बुरा शासन या कठिन शासन, दुशील एंड बुरा व्यवहार उसका, शील मतलब कि स्वभाव। ठीक है ना, तो इस तरह से कह सकते हैं दुष्टशील, बुरा शील। इस तरीके से ये शब्द है, सब देख ले जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से बने हुए शब्द है, देख ले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दुर। अब यहां पर शब्द है आपके सामने दुर। दुर का शब्द होता है बुरा, कठिन या विपरीत, और इससे बने हुए शब्द है दुर्भिसंधि, दुरवस्था, दुराग्रह, दुराचरण, दुराचार, दुराचारी, दुरात्मा। ये तो हो चुके हैं अपने, ये पुनः एक बार फिर हो गए। दुष् का कठिन, बुरा, दुष्चक्र, दुश्चिंता, दुश्चरित्र, दुशासन, दुशीली हो गए। दुष है, दुष् से दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम, दुष्फल। यहां पर दुष्फल नौकर ये होगा दुष्फल। फिर है दुष, कठिन, बुरा, विपरीत, दुस्तर, दुस्वप्न, दुस्साहस, दुस्साध्य। इस तरीके से ये जो है वर्ड आपके सामने आते हैं, जो आपकी वाकई में एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। ये कंटिन्यू वापस रिपीट हुआ है, इसको देख ले एक बार, फिर आगे चलते हैं।
अब देखिए एक कंसेप्ट दुर, दुष, दुष और दुष, ये चारों ही उपसर्ग है और इन चारों उपसर्गों के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं यहां पर कि किस तरीके से जो है ये कार्य करते हैं। तो देखिए दूर उपसर्ग जो है घोष ध्वनियों के प्रारंभ में लगते हैं। ध्यान रहे इनका प्रारंभ जो घोष ध्वनियां होती है जिसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, ठीक है ना, जो सभी स्वर है, य लव है, उनके सामने ये जो है घोष उपसर्ग जो है वो लगते हैं। फिर जो दुष है वो उघोष अर्थात कह सकते हैं कि सघोष, तालव्य, तालव्य ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। ध्यान रहे। और दुष जो है क, फ और फ व्यंजन जो होते हैं उनके आगे से शुरू। फिर नेक्स्ट है दुष। तो दुष में अघोष, अघोष तालव्य ध्वनियां जो हैं, तालव्य ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगते हैं। इस तरीके से ये जो चारों उपसर्ग हैं, दुर, दुष, दुष और दुष, इनका प्रारंभ इस टाइप से होता है कि दुर जो है वो घोष ध्वनियों के प्रारंभ में लगते हैं, दुष जो है उघोष मतलब सघोष तालव्य ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। फिर दुष जो है क, फ और फ व्यंजन उनके आगे से शुरू होते हैं और दुष जो है वो अघोष तालव्य ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगते हैं। देख लें इन्हें। इस तरीके से हमने यहां पर इन शब्दों को देखने का प्रयास किया और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसके माध्यम से आप उपसर्गों को पहचान सकते हैं। एक और कि एक उपसर्ग है आपके सामने अव। क्या होता है? अव। अव जैसे कि अवमानना है, अवग्रह है, मैंने आपको बताया था, अवलेह है, ठीक है ना। तो इससे बनने वाले जो शब्द है अव, अव उपसर्ग जो है ध्यान रखें जब तद्भव शब्द में गिना जाएगा, तद्भव शब्दों में यह, तद्भव शब्दों में यह औ के रूप में, औ के रूप में परिवर्तन होता है, परिवर्तित
हो जाता है। ठीक है, अब अव का अव बन जाएगा, और जैसे कि अवघट है, ठीक है ना, इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। अवघट वगैरह जो शब्द बनेंगे आपके, ओघर है, ये शब्द जो है इस तरीके से आदि ये शब्द बनेंगे तद्भव शब्दों में। जब ये अव जो है संस्कृत का उपसर्ग है ये, और जब इसको तद्भव में जब इसका परिवर्तन होगा तो इस तरीके से ये अव से अव बन जाता है। इस प्रकार मित्रों यहां पर टोटल हमने आज के इस लगभग 12 से 15 जो है 12 से 13 उपसर्ग देखने का प्रयास किया, और उनके शब्दों के अर्थ, उपसर्गों के अर्थ, और साथ में उनसे बनने वाले शब्द और शब्द के मूल शब्द अर्थात उनके तकरीबन कुछ शब्दों के अर्थों तक भी पहुंचने का प्रयास किया। ये आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये आपकी भाषा को जो है मजबूत करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। बिल्कुल ही आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।